से रिश्ते में दूध पी रहे हैं। वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप हैं। वाह 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 वाह। वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप हैं। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का। बहुत अच्छी बात। दोस्तों मैं बहुत डर रहा था, मैं वहां बैठा बैठा डर रहा था, पता नहीं मेरी भाषा आपकी समझ में आएगी कि नहीं, लेकिन आप सच मानना आपने ऐसे ही सुन के बता दिया जैसे मुंबई मुझे सुनती है। मैं कुछ टुकड़े आपकी अदालत में फिर रखता हूं। मेरा अंदाज तल्ख जरूर है, ये तल्खियत मैंने पवार जी से सीखी है। जब तक आपके आक्रोश को व्यक्त करने की ताकत मेरे मन में रहेगी, ये तल्खियत जिंदा रहेगी। और अगर ये तल्खियत अच्छी है तो इसे जिंदा रखने का हौसला मुझे देना। जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे जिनके मंतव्य एकदम निराले थे, संसद के अंदर घुसने ही वाले थे। तभी एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई, सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अपनी घिसी हुई तंबाकू को फांकते हुए और तकरीबन दोनों गधों को हाँकते हुए पहरेदार बोला, हे पिछले जन्म के श्रापो, घोड़ी के हस्बैंड खच्चर के बापो, शास्त्रीय संगीत में माना कि तुम तानसेन से भी 4 कदम आगे हो, लगता है किसी खूंटे को तोड़ के भागे हो। अरे संसद के सूर्य तो हमेशा से ही अस्त हैं, यहाँ सैकड़ों लोग पहले से पदस्थ हैं। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। सर पर पड़ते ही चारित्रिक ओले दोनों गधे पहरेदार से बोले, अबे ओ सरकारी भभूत, साले 2 टके के दूत, यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी। यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी, भिस्की से दुश्मनी, प्रतिशोध रम से, इन सांसदों की तुलना हमसे। अरे ये राजनीति तुम आदमियों को ही फली है, भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही भली है, भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही भली है, भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही भली है। दोस्तों अपने जीवन का एक बहुत खूबसूरत सा व्यंग्य का टुकड़ा आपकी अदालत में रखता हूं, जिस चीज से आप परेशान है मैं व्यक्त करता हूं, थोड़ा सा और समर्थन मांगता हूं आपसे। कई यज्ञ अनुष्ठान करे तब जाकर नेताजी मरे। तालियां जरा भरपूर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ कविता में बात करूंगा, मुझे इधर उधर की बातें करना नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ कविता में बात करूंगा। और आज की रात मैं आपको कविता से अधिक कुछ नहीं दे सकता और आप मुझे तालियों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। ये रिश्तेदारी मुझसे बना लीजिए, फिर मैं आपको आनंद। कई यज्ञ अनुष्ठान करे तब जाकर नेताजी मरे। हमने सोचा नेताजी लोकतंत्र के खेत में छुट्टा सांड की तरह चरे हैं, चरित्र से भले ही कई बार मगर शरीर से पहली बार मरे। चरित्र से भले ही कई बार मगर शरीर से पहली बार मरे हैं। आत्मा के इसी प्रयास पर मैं पहुंच गया नेताजी के निवास पर। हमेशा की तरह आंखें नीचे, खुले आसमान के नीचे नेताजी पड़े थे, पास में कुछ शुद्ध चमचे खड़े थे। तभी नेताजी की याद में फूट फूट कर रोते हुए, अपने स्थूल शरीर को ढोते हुए एक व्यक्ति उजले वस्त्र, चेहरा खुतरा, एयर कंडीशनर कार से नीचे उतरा और नेताजी से लिपट कर बोला, बिना मुहूर्त ये नारियल किसने मोला। मैंने उस व्यक्ति की पीड़ा को सहा,
पास में खड़ी एक वृद्ध महिला से कहा, माता जिसके करुण क्रंदन से ये वातावरण स्तब्ध एवं मौन है, नेताजी की याद में ये फूट फूट कर रोने वाला नमूना आखिर कौन है? ना पाँव में मेहंदी ना माथे पे रोली। माता सात्विक लहजे में बोली, बेटे शोक के पृष्ठ पर करुणा की भाषा, निराशा के चेहरे पे अपेक्षित आशा, कोई खास व्यक्ति ही लिखता है। मुझे अफसोस है कि तुझे ये नमूना दिखता है। बेटे ये अय्याशी की कोख से जन्मा, शबाबों ने इसे पाला है। नेताजी ने दिन रात परिश्रम करके इसे ढाला है। सत्ता के आंगन में इसका बचपन चीखा है। ये राजनीति की उंगली पकड़कर चलना सीखा है। बेटे ये नमूना नहीं, आज के दौर का सबसे बड़ा शिष्टाचार है। ये नेताओं का आवारा बेटा भ्रष्टाचार है। ये नेताओं का आवारा बेटा भ्रष्टाचार है। ये नेताओं का आवारा बेटा भ्रष्टाचार है। ये नेताओं का आवारा बेटा। समय बहुत कम है, मुझे आदरणीय पवार जी बोल रहे हैं एक रचना के लिए। मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं जिसका शीर्षक है गांधी जयंती थाने में। आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय बैठे हुए हैं। मैं पुलिस पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं। मेरी मानसिकता आदरणीय पुलिस के खिलाफ नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस के, मुंबई पुलिस के उन जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट के हमलावरों पर हमला करके अपनी जान दे दी। मुंबई में ताज होटल को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। मैं उन्हें सलाम करता हूं। वाह भाई वाह वाह। मैंने पुलिस की इस शहादत को देखा है, लेकिन मेरी दूसरी आंख ने पुलिस की दूसरी करतूत भी देख रखी है। थोड़ा सा मैं उसका पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज आप हमारे सामने बैठे हैं। एक थोड़ी सी शानदार सी कविता, आम आदमी क्या चाहता है, बस वो दर्द आपके कदमों में रखना चाहता हूं। पुलिस के लिए एक बार मन हो आपका तो जरा मुझे आदेश दें। 4 पंक्ति शुरू करता हूं। इससे पहले आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी पुलिस पर। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, उस पुलिस के ठिकानों से आता हूं जहां पर डाकू होने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा खाद पानी का काम किया। उस पुलिस पर टिप्पणी करता हूं 4 पंक्तियों में। पुलिस पर महाकाव्य आपने बहुत लंबी लंबी सुनी होंगी, लेकिन 4 पंक्तियां सुन के आपको लगेगा यार इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और नवी मुंबई वालों, अगर मैंने कह दिया हो तो दोनों हाथ उठाकर मेरा समर्थन करना, फिर एक अच्छी कविता पढ़ूंगा। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, भ्रष्ट थानेदार ने उठा ली। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, भ्रष्ट थानेदार ने उठा ली। और बात इतनी ही होती तो गनीमत थी मेरे यार, इतने में आ गया एक नेता, उसने आधी बटा ली। यहां से सुन लीजिए मुझे। इसमें एक शब्द आता है कोतवाली। आप लोग समझते हैं कोतवाली का मतलब? पुलिस स्टेशन को बोलते हैं। बस यहां से सुनिएगा। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई। बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। इस बात पर कमिश्नर साहब तक ताली बजा रहे हैं तो समझ लो कि उनको मेरी कविता पसंद है। वो जानते हैं ऐसा होता है। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई। बात प्रारंभ हो गई गाली से, मैं समझ गया फोन है कोतवाली से। 2 फूल का उड़न खटोला, एक दरोगा टाइप का मुझसे बोला कौन बोल रहे हैं आप। मैंने कहा मैं बेचैन हूं माई बाप। शर्म करो, खुदा से डरो, शिष्टाचार के किस दुराग्रह को सह रहे हो। मुझ जैसे घटिया आदमी को आप कह रहे हो। प्यारे, पुलिस का मूल मंत्र है, वैसे भी ये लोकतंत्र है। यहाँ पापियों के पाप को पाप नहीं कहते। और पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो, आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो, आम आदमी को आप नहीं कहते। शिष्टाचार वो भी इतना निशंक, अरे ओ पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक। भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। सरकारी आलू छोला, दरोगा मुझसे बोला पुलिस के शिष्टाचार को मत तकिए। मैंने कहा काम क्या है बकिए। वो बोला हमारे डिपार्टमेंटली मैं खाने में
यानी शहर के पवित्र थाने में कल गांधी जयंती मनाने का प्रयोजन है। साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है। साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है। आप तो इस समाज की साफ सुथरी छवि हैं। सुनने में आया है प्रसिद्ध कवि हैं, आपकी तरक्की में हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस और कवि का तो चोली दामन का साथ है। अरे हम फरेबी ही सही मगर यथार्थ हैं, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। अरे हम फरेबी ही सही मगर यथार्थ हैं, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। पुलिस और कवि के पुराने रिश्ते को निभाओ प्यारे, कल सुबह थाने चले आओ। 4 पंक्तियों में इस पूरे तंत्र पर कटाक्ष करता हूं दोस्तों। जिस पढ़े लिखे तरीके से मैंने कटाक्ष किया उससे अगर आप समझ जाओ तो दोनों हाथ उठाकर मेरा समर्थन करना। दरोगा जी चुप हो गए अपनी बात भोंक कर, लेकिन श्रीमती जी बोली चौंक कर, क्या सुन रही हूँ गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसल खाने में। क्या सुन रही हूँ गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसल खाने में। मैंने कहा है मेरे चौपट भविष्य की स्वर्णमयी लंका, मैंने कहा है मेरे चौपट भविष्य की स्वर्णमयी लंका पुलिस के चरित्र पर करती है शंका। अरे पुलिस जब ठान लेती है तो जैसी औरतों के सैकड़ों बयान लेती है, और बयान देते देते अच्छी अच्छी सतियों के जिस्म थक जाते हैं। कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं, कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं, कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं। श्रीमती जी की अपने मौलिक विचारों से एकदम फाइट हो गई। भगवती एक उदाहरण में ही राइट हो गई, और पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं। इसी स्वप्न में खोए खोए उस रात हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोए। पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं, इसी स्वप्न में खोए खोए उस रात हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोए। सुबह उठे, उठकर नहाए, नहाने के बाद बासे पराठे भी हमने क्रीम रोल की स्टाइल में खाए। तभी श्रीमती जी की मुस्कान में लिपटी इतर की काड़ी आ गई, और इधर सड़क की छाती पर अपना चरित्र रगड़ती पुलिस की गाड़ी आ गई। 3 सिपाही, 1 दरोगा, 2 दीवान। मैंने सोचा अमा खां आज गांधी जयंती है, गुंडा अभियान। हाथ पांव कांप गए। पुलिस वाले मेरे फर्नीचर को भांप गए, बोले क्या खूबसूरत ग्लांस है, क्या थाने चलने का आपका पहला चांस है। मैंने अपने जीवन का अनुभव सारा उनके सामने रखा। मैंने कहा भैया थाने का मजा तो हमने आज तक नहीं चखा। वो बोले ठीक है अपने अनुभव अपने पास में रखो, गाड़ी तैयार है, बैठो और आज चखो। दोस्तों मेरी ये सारी कवायद को क्षमा कर देना। जिस दर्द को, जिस वेदना को गाने के लिए मैंने पूरी रचना रची है वो आपके समक्ष रखता हूँ। थोड़ा सा धुआं उठा, आकाश में छा गया। मैं 5 मिनट बाद शरीर सहित थाने में आ गया। ये उठती हुई नजरों ने मुझ पर कई प्रश्न दागे। मुझे बिठा दिया गया महात्मा गांधी की तस्वीर के ठीक आगे। यद्यपि तस्वीर पर माला पड़ी थी एक फूल की, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उस तस्वीर पर जमी धूल की। वाह वाह वाह। लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उस तस्वीर पर जमी धूल की। जब तक सह सकता था तब तक मैंने सहा। पास में खड़े कमिश्नर साहब से कहा यार एक सिपाही बुलवाओ, कम से कम इस तस्वीर पर जमी धूल को तो हटवाओ। कमिश्नर साहब ने मेरे कान पर अपना मुंह लगाया, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा हटाया। बोले शर्मा जी, ये गांधी जी तो भारतीय संस्कृति के हर रंग में रंगे हैं, अपने थाने में पिछले 65 सालों से बाकायदा टंगे। अपने थाने में पिछले 65 सालों से बाकायदा टंगे हैं। हमने प्रतिवर्ष गांधी जी की जयंती मनाई है, लेकिन ये धूल पिछले 65 सालों से हमने जानबूझकर नहीं हटाई। वाह वाह। लेकिन ये धूल पिछले 65 सालों से हमने जानबूझकर नहीं हटाई है। भले ही कमिश्नर साहब सच्चाई ना कहने का भार सह रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हों कि शर्मा जी, हम इस जलती हुई आग पर अपने हाथ कैसे सेक लेंगे। जिस दिन तस्वीर पर से धूल हट गई उस दिन गांधी जी थाने की असलियत नहीं देख लेंगे। वाह 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 वाह। बोले शर्मा जी, हम इस जलती हुई आग पर अपने हाथ कैसे सेक लेंगे। जिस दिन तस्वीर पर से धूल हट गई उस दिन गांधी जी इस थाने की असलियत नहीं देख लेंगे। खैर तस्वीर पर जैसी की तैसी धूल थी, मेरे कहने पे हट जाएगी ये मेरी भूल थी। अंत में मैंने यही विचारा
अपनी चेतना को पूरी तरह निखारा, तस्वीर पर जमी धूल का हर आलम मखर गया। अच्छा हुआ जो गांधी तू मर गया, अच्छा हुआ जो गांधी तू मर गया। वाह वाह, अच्छा हुआ। रचना पढ़ी उन्होंने और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने भी तालियां बजाई। ये उनकी सहृदयता है, विनम्रता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कविता पढ़ देते तो जब तक बैठते 4-6 दफाएं लग जाती। बोले इसे ठोको आज। हाँ, फिर वो गाड़ी जो है बाहर मिलती पुलिस की। आज का तो मुझे पता लगता तो नहीं कमिश्नर साहब से कैसा होगा, लेकिन होता है। महिला छात्रावास में आग लग गई, पुलिस को लगाया गया। पुलिस ने 3 घंटे में आग पर काबू कर ली, पुलिस के जवानों ने। मगर उन जवानों पे काबू करने में 8 घंटे लग गए। पुलिस के जवान जहां काबू करना चाहते वहां कर लेते। अच्छा है। मैं स्वर को, तेवर को, रंग को बदलना चाहता हूँ। सुमन जी बैठी हैं यहाँ। मैंने पूछा अगर आप कवित्री नहीं होती तो आप क्या बनती, क्या होती? बोली मैं एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी। मैंने कहा एयर हॉस्टेज क्यों? बोली क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां मर्दों को बेल्ट से बांध कर रखा जा सकता है। मैंने उनसे पूछा रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण बन गए वो तो ठीक है, सीता जी क्यों गई? तो बोली सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सासें हों तो जंगल ही ठीक। ये चतुराई के जवाब देती हैं। और मुंबई है सुमन जी, मल्लिका शेरावत यहीं रहती हैं। वो पिछले दिनों 1 मीटर कपड़ा लेके पहुंच गई टेलर के पास। बोली इसमें मेरी 3 जोड़ी ड्रेस सिल दो। टेलर ने 3 बार मल्लिका को देखा, 5 बार कपड़ा नापा, फिर पूछा बहन जी बाकी कपड़ा जो बचेगा उसका क्या करना? सुमन जी में ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे 5 गज की साड़ी पहनती हैं। इनकी नहीं, मैं तो अपनी पत्नी की नाप के बता रहा हूँ। अगल 4 पंक्तियां स्वागत में बताता हूँ कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं। वो मोहब्बत का ताजमहल बनाने वाली कवित्री हैं। लखनऊ से हमारे बीच स्वागत है। चलिए जोगी जी, आपने जिस तरह से मुझे उठाया है, भगवान मेरी वाह, गलत मत समझिएगा। कुछ देर बाद जोगी जी भी काव्य पाठ करेंगे। आपने भी सुना जोगी जी ने कहा पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में, आप तक मेरी इनकी बात पहुंची। नाम इनका जोगी है लेकिन इनकी बातें आप सुन रहे हैं। ताजमहल और पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में इन्होंने कह दिया। 4 पंक्तियां यहीं से शुरू करती हूँ आपके बीच में, और आप सब के होठों पे मुस्कान और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अरे वाह। आती कहना चाहती हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि हम तेरी शरारत का, हम तेरी शरारत का अंदाज समझते हैं, वाह वाह, अंजाम से वाकिफ हैं, आगाज समझते हैं, वो शाहजहां खुद तो बन सकते नहीं, लेकिन जो लोग मुझे अपनी मुमताज समझते हैं, जो लोग मुझे अपनी। देखो सुमन जी, ये NRI लोग हैं, इन्हें पता है कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया ताज पर। 10 मुमताज रख सकता था उस खर्चे के ब्याज पर। समझदार लोग हैं, इन्हें पता है इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। लेकिन 4 पंक्तियां मैं फिर कहना चाहूंगी आपके सदन में। जोगी जी मानते नहीं है, एकदम से इनका जो भाव वो बदला जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैंने सारे बुजुर्ग भी टकटकी लगा के देखते हैं, तो एक दादाजी ने तो चश्मा उतार के साफ किया। मैं समझ गया झंडू का च्यवनप्राश असर कर रहा। जीवंत रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम अपने तमाम बुजुर्गों का बहुत बहुत सादर अभिवादन करते हैं। और 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। कहना चाहती हूँ, जोगी जी हास्य के कवि हैं, कहीं से भी आपके होठों पे हंसी के फूल खिला सकते हैं। कहना चाहती हूँ कि
नदियाँ हो मेरे लब पे कोई प्यास नहीं है, नदियाँ हो मेरे लब पे कोई प्यास नहीं है, खारा है समंदर इसे आभास नहीं है, खारा है समंदर इसे आभास नहीं है, इनसे तो शराफत की कोई आस नहीं है, इनसे तो शराफत की कोई आस नहीं है, कोई आस नहीं है, अब आप पे जोगी जी विश्वास नहीं है, अब आप पे जोगी जी विश्वास नहीं है। विश्वास का जमाना है नहीं सुमन जी, बिल्कुल जमाना ही नहीं। ये देश अद्भुत देश है, यहाँ आदमी घुटनों से भले अटल बिहारी हो जाए, दिल से हमेशा नारायण दत्त तिवारी रहता है। विश्वास बुजुर्गों तक पे नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत महफिल आपकी हो गई है, लेकिन फिर कहने की हिम्मत करना चाहती हूँ, 4 पंक्तियाँ फिर पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप आदेशित करें तो थोड़ा सा कविता के माध्यम से ही अपनी बातें कहूँगी, सुनिएगा कि नाम सुमन है मैं तो सुमन बन गुलशन को महका दूंगी, नाम सुमन है मैं तो सुमन बन गुलशन को महका दूंगी, गुलशन को महका दूंगी, चुभने वाले सब कांटों को मिट्टी में दफना दूंगी, चुभने वाले सब कांटों को मिट्टी में दफना दूंगी, मिट्टी में दफना दूंगी। 4 समझ के अबला जो भी हम पर कहना चाहती हूँ कि जब नाम सुमन है मैं तो सुमन बन गुलशन को महका दूंगी, चुभने वाले सब कांटों को मिट्टी में दफना दूंगी, राख के अंदर जो चिंगारी भड़क रही है जोगी जी, राख के अंदर जो चिंगारी भड़क रही है जोगी जी, 4 बाल्टी पानी डाल के सारी आग बुझा दूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब देख रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा कोई ऐसा जो है। आप मुझे निपटा के अपना विजय दिवस मनाना चाहिए। चलिए, मैं अकेली इस मंच से नेतृत्व कर रही हूँ मातृशक्ति का। अपनी तमाम मातृशक्तियों को यहाँ से नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो दे सकती हूँ मैं आपका जवाब, देने को तो दे सकती हूँ मैं आपका जवाब, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। और इसी के साथ साथ मैं 4 पंक्तियों में निवेदन करना चाहती हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, मनोहार की कवित्री हूँ, तब कहना चाहती हूँ कि आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, भेजी है कबूतर तो पैगाम भी लिख देना, भेजे है कबूतर तो पैगाम भी लिख देना, उम्मीद के जुगनू ले, उम्मीद के जुगनू ले, तेरे दर पे आई हूँ, एक शाम मोहब्बत की मेरे नाम भी लिख देना, एक शाम मोहब्बत की मेरे नाम भी लिख देना। और हमारी मातृशक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में 4 पंक्तियाँ जरूर रखना चाहूंगी। जब तमाम तरह के व्यंग का सामना हमारी मातृशक्ति और नारी समाज को करना पड़ता है, तब मैं फिर एक बार, मेरा इशारा कहीं नहीं होगा, कहना चाहती हूँ आपके सदन में कि हम दिल ही नहीं रखते जज्बात भी रखते हैं, हम दिल ही नहीं रखते जज्बात भी रखते हैं, जुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं, जुल्फों में मोहब्बत की बरसात भी रखते हैं, जो फूल समझते हैं, जो फूल समझते हैं, उनको ये खबर कर दो, कांटों से निभाने की औकात भी रखते हैं, कांटों से निभाने की औकात भी रखते हैं। और कहना चाहती हूँ कि रूप का
रंग का बाजार नहीं होती हैं, रूप का रंग का बाजार नहीं होती हैं। भले कमजोर हो लाचार नहीं होती हैं, भले कमजोर हो लाचार नहीं होती हैं। जिसको पढ़ना है हमें पढ़ ले आरती की तरह, जिसको पढ़ना है हमें पढ़ ले आरती की तरह। लड़कियां शाम का अखबार नहीं होती हैं, लड़कियां शाम का अखबार नहीं होती हैं, लड़कियां शाम का अखबार नहीं होती हैं। और इसी के साथ साथ मेरी 4 पंक्तियां पहचान की हैं, वो आपके चरणों में सादर रखते हुए मैं अपना काव्य पाठ आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सुनेगा। दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया, दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया। गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया, गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया। इस कदर हमको काटे चुभोए गए, इस कदर हमको काटे चुभोए गए। नाम हमने भी अपना सुमन रख लिया, नाम हमने भी अपना सुमन रख ली। और बहुत मन से आलोक अग्रवाल जी, आदरणीय मंजू जी और हमारे अतिथियों के बीच में माननीय कमिश्नर साहब और आदरणीय जज साहब, आदरणीय राजेंद्र चौधरी साहब आज उपस्थित हैं। मैं इतना खूबसूरत मंच आज सजाया है आपने, तब आप सबको नमन करते हुए कहना चाहती हूँ, है सुमन का नमन आप सब के लिए, है सुमन का नमन आप सब के लिए। ये सजा है चमन आप सब के लिए, ये सजा है चमन आप सब के लिए। झूम कर तालियों की मिले ताल तो, झूम कर तालियों की मिले ताल तो। गाँव हो कर मगन आप सब के लिए, गाँव हो कर मगन आप सब के लिए, आप सब के लिए। आज मंच से हास्य ओज आपने सुना, आपने बहुत प्यार दिया हास्य और ओज को। मैं श्रृंगार और मनोहार की कवयित्री हूँ। कहा जाता है श्रृंगार या गीत जितना लिखना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है सुनना। आप इतने मन से सुन रहे हैं, आपके इस मन को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मैं गीत से पहले सिर्फ इतनी भूमिका कहना चाहती हूँ श्रृंगार के लिए कि आप परिवार के साथ आज यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा श्रृंगार आपके सामने रखना चाहती हूँ। तमाम तरह के गीत आ गए हैं, लेकिन मैं ऐसा गीत रखने की हिम्मत करना चाहती हूँ। माना तालियां कम मिलेंगी, लेकिन मेरी बात आपके हृदय तक जरूर पहुँचेगी। कहना चाहती हूँ कि प्यार ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी में मिलता है, लेकिन जिसे मिल जाता है उसके मन में क्या एहसास होते हैं, उन एहसासों को आपके मन के आंगन में रखना चाहती हूँ। आइए, ये हिम्मत मैं करती हूँ और एक प्यार बस आपका आशीर्वाद स्नेह लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। सुनिएगा। सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी। सारी दुनिया की नजरों में, सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ, गीत गजल की रानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ। मेरी सांसों में रहता है, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं। मेरी सांसों में रहता है, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं, कैसे कह दूँ दूर हूँ मैं। पल पल बस अपने प्रियतम की चाहत में मगरूर हूँ मैं, चाहत में मगरूर हूँ मैं। वो मेरे दिल का राजा है,
हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ। और नारी श्रृंगार का रूप होती है, तब कहना चाहती हूँ और कहने की हिम्मत करती हूँ आपके सदन में। मेरी जुल्फ अगर खुल जाए बादल घिरने लगते हैं, बादल घिरने लगते हैं। मेरी जुल्फ अगर खुल जाए बादल घिरने लगते हैं, बादल घिरने लगते हैं। तपती रेत के आंगन में झरने से झरने लगते हैं, झरने से झरने लगते हैं। तपती रेत के आंगन में झरने से झरने लगते हैं, झरने से झरने लगते हैं। जून की दोपहरी में, जून की दोपहरी में, जून की दोपहरी में शिमला की शाम सुहानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ। माना कि तालियां कम है, लेकिन मैं मानती हूँ एक बात कि मेरा गीत आपके हृदय तक पहुँच रहा है। और गीत को ऐसे ही मौन होकर जब लोग सुनते हैं तो समझ लेती हूँ मैं कि मेरा गीत सार्थक हो गया। आइए इस प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ ले जाती हूँ अपने इस गीत के अंतिम बंद को। अगर आपको लगे कि सच कहने की हिम्मत की है आपके सदन में, तो फिर अपना ये आखिरी बंद रखती हूँ आपके चरणों में और कहना चाहती हूँ कि उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे। उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे। मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे। मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे। वो मेरा गिरधर नागर है, वो मेरा गिरधर नागर है। मैं मीरा दीवानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ। जो जीवन को अमृत कर दे मैं वो प्रेम कहानी हूँ। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। आपका इतना स्नेह, इतना प्यार मिला है, तब कहने की हिम्मत करती हूँ कि लोग कहते हैं कि कोयल बन के गाना छोड़ दूं। लोग कहते हैं कि कोयल बन के गाना छोड़ दूं और सप्तपद के बाद बाबुल का घराना छोड़ दूं। सप्तपद के बाद बाबुल का घराना छोड़ दूं। जिनकी महफिल में मोहब्बत का मुझे तोहफा मिला, जिनकी महफिल में मोहब्बत का मुझे तोहफा मिला, क्यों भला उनकी गली में आना जाना छोड़ दूं? क्यों भला उनकी गली में आना जाना छोड़ दूं? आना ये थी डॉक्टर सुमन दुबे जी। हाँ भैया, मैं चाहता हूँ पूरा सदन उनको तालियां बजाकर इस बात की सूचना दे कि मोहब्बत के इस शहर में उन्हें पूरी मोहब्बत से सुना गया है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ वो कार्य ये है कि अभी तक इस कार्यक्रम का जो सफलीभूत संचालन कर रहे थे प्रिय भाई सुनील जोगी जी, उनके काव्य पाठ की बारी है। उनके परिचय में अधिक कुछ भी नहीं कहूँगा। आप सब लोग तमाम सारे तंत्रों के माध्यम से जानते हैं कि सुनील जोगी किस चीज़ का नाम है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ हिंदी समझी और बोली जाती है वहाँ तक उन्होंने परचम लहराया है। वे उन देशों में भी गए हैं जहाँ जो देश अभी तक बने नहीं हैं। मेरे बड़े जघन्य मित्र हैं। हास्य व्यंग की अनंत संभावनाओं के नामित हस्ताक्षर डॉक्टर सुनील जोगी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। दो पंक्ति उनके अगवानी में पढ़ता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, अब चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर सुनील जोगी के। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वागत में आपने बहुत घनघोर तालियां बजाई। थक गए हैं, आपका दोष नहीं है, आपका दोष एनआरआई है। इतनी देर तालियां बजाने का मौका आता नहीं जीवन में। लेकिन एक बात की गवाही आप दें, क्योंकि ये सब कवि चर्चा कर रहे हैं कि ये खुशबू
हिंदी कविता में कितनी ताकत है। इतने हजारों लोग पूरी शाम 3 घंटे से बैठे सुन रहे हैं। ये हिंदी की ताकत है जो दुनिया में किसी और भाषा के पास ये गौरव नहीं है। और कितने लोग ये चाहते हैं कि ये उत्सव यहाँ इस एनआरआई कॉम्प्लेक्स में हर वर्ष होने चाहिए। हाथ उठाकर मुझे बताएं और आयोजकों को भी सूचित करें कि उत्सव यहाँ बार बार हो। आप इनका सहयोग करें क्योंकि हंसना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अतिथि आए हैं, अंग्रेजी सीखो, अच्छी बात है। अंग्रेजी छोटी छोटी होनी चाहिए भारत में, छोटी छोटी ऊपर जैसे। हिंदी थोड़ी बड़ी 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 बड़ी, बस इतना ही करो, ज़्यादा नहीं। जो अभी अंग्रेजी बड़ी बड़ी है उसको थोड़ी छोटी छोटी कर दो और हिंदी को थोड़ी बड़ी बड़ी कर दो, इतना ही करना है। एनआरआई लोग, अच्छा है सुनील भाई, अच्छा है। एनआरआई लोग करेंगे जो कि मंच पे किया गया है, तो दुनिया भर में हिंदी की पताका फहरेगी। हर देश की एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी हमें कार देती है मगर हिंदी हमें संस्कार देती है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे आईएएस लोग बैठे हैं, श्री नंदलाल जी, वार्ष्णेय जी, पीवी शर्मा जी, सुधा चौबे जी, मधुकर चौबे जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी IRS, और हमारे कमिश्नर साहब तो वहीं हैं, जज साहब हैं। इन सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बाद पवार जी आएंगे और उसके बाद पीछे पंडाल है, खुशबू आ रही है। उसके बाद कमिश्नर साहब यहाँ कुछ लोगों का सम्मान करेंगे जिनके कारण, जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से ये आयोजन हुआ है। सुमन जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत मीठा गला है। मैंने कहा सुमन जी इतनी सुंदर हैं आप, इतना मीठा गला कैसे? बोली ईश्वर ने मुझे खुद अपने हाथों से बनाया है। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? सबका सम्मान बराबर है। जिनके हाथ अभी भी बंधे हैं उनके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूं। मैं काफी बड़ी भीड़ का आदमी हूं, 1-2 लाख लोग ना हो तो मेरा गला ठीक से नहीं साफ होता, लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लोग यहाँ कविता प्रेमी, हिंदी प्रेमी हैं। संख्या उस मुकाबले कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पांडवों के सामने मुझे आज कविता पढ़ने। इतने पढ़े लिखे लोग, एक भी व्यक्ति यहाँ निरक्षर नहीं है, अनपढ़ नहीं है। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। मैं जानता हूं आप थक गए हैं, इसलिए मैं ताली बजाने के लिए बार बार नहीं कहूंगा, बस एक संकेत देता हूं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था। वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और आज इस महफिल कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, सहमत हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था। कवि सम्मेलन को मुझे ऐसे सुनिएगा जैसे अभी अभी शुरू हुआ है, उतनी ऊर्जा आपके भीतर रहेगी। तो मैं भी बहुत देर से बोल रहा हूं, मेरी ऊर्जा वापस लौटनी शुरू होगी कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जिनके हाथ यहां नहीं खुल रहे, 4 माइक वाले पहली बार देखे, अब एक बार सेट हो गया, अब तुम भी कुछ ताली बजाओ, क्योंकि 4 सबसे आगे यही बैठे हैं, इनकी तरफ ध्यान बार बार जाता है। ये जब नहीं बजाते हैं तो लगता है कि अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब सेट हो गया है मामला। इतनी महिलाओं के दर्शन कवि सम्मेलन में होते नहीं, बच्चे तक है छोटे छोटे, क्या चाय पिला रहे हैं। ये बच्चों के अंदर संस्कार आ रहे हैं कि कम से कम नन्हे नन्हे बच्चे जो काम कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे भारत की युवा पीढ़ी है। एक पीढ़ी ने 71 में विजय दिवस मनाने का अवसर दिया, ये वो पीढ़ी है जो भारत को और बड़े विजय की ओर ले जाएगी। मैं उस पीढ़ी को सलाम करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, सब कहानी पता है इनको। मैंने बच्चे से पूछा नाम क्या है, बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? वो बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले, 2 दिल जवान निसार हो गया। बच्चे बहुत तेज हैं, आप बहुत थके हुए हैं, मैं जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा कुछ
इतनी महिलाओं के दर्शन कमिश्नर साहब होते नहीं आजकल कवि सम्मेलन में, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब एकता कपूर के घर तोड़ू सीरियल चल रहे होते हैं। एकता जी वो देवी जो घर घर की एकता भंग करने का काम कर रही है। मुझे मिल गई एक कार्यक्रम में, बोली जोगी जी मेरे सीरियल्स के कारण टेलीविजन सेट बहुत बिक रहे हैं। मैंने कहा आप ठीक कहती हैं, मैं खुद ही अपना बेचने की सोच रहा हूं। क्या क्या संस्कार दिए जा रहे हैं। बेटा पानी रहने दो, मैं बांट दूंगा पानी। मेरे समय में कुछ नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। कोई भी प्लेट निकलता है तो मुझे भूख जागृत हो जाती है। ये गड़बड़ बात है। क्या संस्कार घरों में आ गए। वो बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा। तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा। मगर सास कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये संस्कार आने लगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुआ तो उसने मां बनाई। शैतान ने सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए, तो उसने सासू मां बनाई। वो एक सास के 4 दामाद थे कमिश्नर साहब। तो सास ने सोचा दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन सा दामाद मुझे कितना प्रेम करता है। ये देखने के लिए सास नदी में कूद गई। पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, तीसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दी। चौथे दिन सास फिर कूद गई। अब चौथे दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई, अब अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची, तो अपन साइकिल के लिए जान जोखिम में क्यों डालें। वो पट्टा कूदा नहीं, बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट दे दी। ये जितने तालियां बजा रहे हैं सबके भीतर एक ससुर की आत्मा विद्यमान है। भारत अद्भुत देश। मनमोहन सिंह जी की चर्चा हुई, वो चर्चा के लायक व्यक्ति नहीं, वो बड़े इंसान हैं। 3 भाषाओं के विद्वान हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, और तीनों में चुप रहते हैं। बोलने से जोखिम हो सकता है, क्यों बोले। मैंने कहा विपक्ष ने शोर मचाया, बोलते नहीं सरदार जी, कुछ बोलते नहीं, कोई जवाब नहीं देते, इतने घोटाले हो गए। मुझे भी मिल गए संसद में। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी। बोले जोगी जी बचपन में माँ ने कहा था कि बेटा जब कुछ खाते पीते हैं तो बोलते नहीं। क्यों बोले। बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है बोलना। अच्छा पिछले दिनों कितने दाम बढ़ा दिए पेट्रोल के, 5-5 बार दाम बढ़ा दिए पेट्रोल के। तो ये तेज नारायण बाइक लेके पेट्रोल पंप पे पहुंचे, तो पंप वाले लड़के ने पूछा साहब कितने का डाल दूं। तो तेज ने कहा डाल मत, 10 रुपए का छिड़क दे, मुझे तो इसमें आग लगानी। क्या करे आदमी। पिछले दिनों हिना रब्बानी साहिबा भारत आई, पाकिस्तान की विदेश मंत्री, कितनी खूबसूरत थी वो। ये तो बिलावल भुट्टो ही जाने, हमने कौन सी देखी है भाई। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने लगभग 10 मिनट तक उनसे हाथ मिलाया। वो पट्टा हाथ छोड़ने को तैयार। मैंने कहा आज अगर हमारे विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी होते तो भारत पाकिस्तान समस्या सदा के लिए समाप्त हो। वो तिवारी जी का टेस्ट हुआ अभी पिछले दिनों, क्या कहते हैं उसे, सारे बुजुर्ग जानते हैं। बुढ़ापे में कौन सा टेस्ट हो सकता है, इसलिए जवानी में होशियार रहो। फेक आईडी बनाने की जरूरत नहीं, पासवर्ड भूल गए तो दिक्कत हो सकती। गलत बात है ये। जब वो तिवारी जी के अंदर सुई जा रही थी ना, इंजेक्शन से निकालते हैं ब्लड सैंपल, तो 4 पंक्तियां मेरे जहन में आ रही थी कि उस समय तिवारी जी क्या सोच रहे हो। कवि वही है जो भीतर से कविता निकाल दे शब्दों के माध्यम से। जब जब सरदार जी बैठे हैं बहुत मन से सुन रहे हैं, जब जब वो मुस्कुरा देते हैं मैं समझ जाता हूं कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ठीक चले। आप हंसते रहिए, सरकार 5 साल काट देगी। मैं पढ़ता हूं, मैं जानता हूं आप थके हैं, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे उसमें।
और मेरे साथ सबके हाथ मेरे साथ ताल देंगे तो ये उत्सव महोत्सव बनेगा और पवार जी से और महाउत्सव की ओर ले जाएंगे। मैं उनकी अगवानी में कविता पढ़ने खड़ा हुआ कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो। ये तिवारी जी सोच रहे हैं, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूं कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी। और आखिरी पंक्ति से आप सहमत हो कि कवि ने कुछ चमत्कार किया है, भीतर से बात निकाली है, तो सबके हाथ भी उठे मेरे साथ कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, पहले से मेरी शाम को नूरानी बना दो। सुन करके अदालत का हुक्म बोले तिवारी, भगवान मेरे खून को अब पानी बना दो, भगवान मेरे खून को अब पानी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर 2-4 कैंडिडेट और निकल आए, हम भी तिवारी जी के हैं, तो इस बुढ़ापे में सारा खून तो सैंपल में ही खत्म हो जाता। वो एक शेर है ना मजनू सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसमें अगली लाइन तिवारी जी ने अपनी घुसेड़ दी, बोले मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तिवारी जी ने कहा मैं भी अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर डीएनए टेस्ट होते गए परिवार बढ़ता गया। पत्नियां ठीक तालियां बजा रही, पुरुष थोड़े गंभीर। क्या है ना कमिश्नर साहब, महिलाओं की, शादीशुदा महिला है, उसकी पहचान है कि उसका मंगलसूत्र यहां तक लटका रहता है, पुरुष की पहचान है कि उसका चेहरा यहां तक लटका रहता है, वो उसी भाव में बैठा होता है। ये बहुत कठिन काम है। मुझे सुंदरानी बोले पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझसे करवाती है, मैं करूं तो क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़ लो, क्या दिक्कत है, हर चीज का हल है, आपको रास्ता बता रहा हूं मैं। वो एक की पत्नी का अपहरण हो गया, कमिश्नर साहब पुलिस में है इसलिए आपको इस तरह की बातें अच्छी लगती होंगी। पूरे कवि सम्मेलन में कोई डकैती नहीं पड़ी, कोई अपहरण हुआ नहीं, तो पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी पति को, उंगली साथ में काट के भेज दी कि उंगली भेज रहा हूं, 50 लाख रुपया भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। पति ने दोबारा चिट्ठी लिखी अपहरणकर्ताओं कि भाई उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो मुंडी। तालियां आप ठीक से नहीं बजा रहे, मैं धीरे धीरे मैं जानता हूं आपका। एक शेर याद आता है मुझे, शादीशुदा लोग सुन लें कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। ये मामला मैं 4 और ताजा पंक्तियां पढ़ता हूं, घटना आपको याद आ जाएगा कि मंदिर में या मस्जिद में ये फरियाद लगा दो। आवाज के साथ प्रयोग न करें, एक जगह सेट कर दें, फिर मैं अपने आप को सेट करूंगा, फिर आप मुझे अपसेट न करें। आप हाथ वहां से हटा लें, इनका इस्तेमाल। इसीलिए मैं कहता हूं माइक वाले को भी ताली बजानी चाहिए, क्योंकि बार बार फिर वो नहीं बजाता है तो साउंड लेवल इधर उधर करता है। कि मंदिर में या मस्जिद में ये फरियाद, कई लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। ऐसा मत करो प्रभु, जीवन में एक अवसर ताली बजाने का मिला है, कल से ये अवसर नहीं रहेगा। आप सड़क पर ऐसे नहीं कर सकते, लोग बहुत गलत समझेंगे आप। करो, थोड़ी देर करो। स्वामी रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, तो करो तो कुछ न कुछ होगा। मंदिर में या मस्जिद में ये फरियाद लगा दो, बर्बाद है दुनिया मेरी आबाद बना दो। टाटा न बनाना मुझे बिड़ला न बनाना, भगवान किसी नेता का दामाद बना। मैं जानता हूं संकेत, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं
कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम। हंसाना बहुत कठिन काम है साहब, बहुत कठिन। कमिश्नर साहब वो एक आतंकवादी हमारे सामने आ गया, ऐसे ही पहली रो में मुख्य अतिथि की तरह बैठ गया। क्या करें हमें पता नहीं। वो बोला हमें भी हंसाओ, हम आतंकवादी। अरे मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, देखो हंसी कहाँ से निकलती है, कवि का कौशल देखिए। एक बात बताओ, बड़े बड़े शहरों में विस्फोट करते हो, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, कभी हमारे छोटे शहर आओ, यूपी घूम जाओ, मुरैना जाओ, मुरैना कुछ ले जाने की जरूरत ही नहीं, उपकरण वहीं रखे हुए। कानपुर आओ, बोले जी बड़ी दिक्कत है छोटे शहरों में। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले हमारा एक प्रोसेस है। मैंने कहा क्या प्रोसेस है? बोले हमारा एक आदमी पहले जाता है भीड़ भरी जगह पर बाजार में, एक साइकिल खड़ी करता है, फिर आधे घंटे बाद दूसरा आदमी जाता है, वो उसमें बम फिट करता है, फिर आधे घंटे बाद तीसरा आदमी जाता है, वो रिमोट से विस्फोट करता है। हमने कई बार कानपुर में साइकिलें खड़ी करवाई। लेकिन आधे घंटे बाद जब दूसरा आदमी ड्यूटी पे गया तो साइकिल वहां थी। इस चक्कर में मुझे साइकिल की दुकान खोलनी थी। ये भी आतंकवाद मिटाने का एक तरीका। कोई चीज एक जगह पे ज्यादा देर टिकी मत रहने दो। ये स्पीकर पड़ा है, 15-20 मिनट देखो प्रोग्राम के बाद, ये न ले जाए तो आप निकालो इसे। हाँ, एक जगह, ये भी एक तरीका। पुलिस कहती है एक चीज ज्यादा देर तक पड़ी रहे तो वो संदिग्ध है। तब शायर ने कहा कि वो कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं? अरे उनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। रेशमी संप्रदाय के लोग। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम, सब ख्वाब चूर चूर है महंगाई की कसम, मैं आम आदमी हूं FDI की। अगली पंक्ति आपको हिलोर देगी कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम, सब ख्वाब दूर दूर है महंगाई की कसम, मैं आम आदमी हूँ FDI की कसम, चूसा गया हूँ सोनिया भौजाई की कसम। यही हाल है आम आदमी का। सच कह रहा हूँ। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ। हमारे पवार जी देखो कुंवारे आदमी और जाट हैं। वैसे जाट आप नहीं जानते होंगे, ये मेरठ के आसपास प्रजाति है जो पाई जाती है। पवार जी को छोड़ दिया जाए तो जाट भी अक्ल के मामले में सरदारों के साधु भाई होते हैं। थोड़ा देर तक दूर तक सोचते हैं, आप गलत बिल्कुल ना समझें। प्यार की बात सुमन जी ने, एक उस प्यार हो गया जाट को, तो वो जाट अपनी अभिव्यक्ति कैसे करना है, तो नया है तो कि मेरा ये ठाट बाट तुम्हारे लिए ही है। प्रेमिका से कह रहा है कि मैं, और उसकी प्रॉपर्टी देखो क्या क्या करना चाहता है नाम, कि मेरा ये ठाट बाट तुम्हारे लिए ही है, दिल का ये खाली प्लॉट तुम्हारे लिए ही है, एक बार दूरी पाट के बन जा तू जाट की, फिर घर की हर एक खाट तुम्हारे। उसकी प्रॉपर्टी नहीं। किसी को भी सरदार जी को प्यार हो जाए मान लो, क्या कहेंगे कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। खामोशी ज्यादा है। कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के की रोटी साग के चटकारे मिलेंगे, शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, गर ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे। ठीक है ना पिताजी, ऐसे ही होता है। अच्छा है बहुत। मैं एक गीत पढ़ देता हूँ। ये बात बहुत सारी हो सकती है। एक गीत के लिए मुझे आदेश हुआ है, उससे पहले 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। राजनीति पर बहुत बातें हुई,
मैं 4 पंक्तियों में एक टिप्पणी करता हूं। 2 पंक्तियां राजनीति पर हैं और 2 पंक्तियां आपके आनंद की। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए। राजेंद्र जी समझ रहे हैं, इधर के लोग भी कुछ समझ रहे, कुछ लोग और समझे। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, भूखे थे 4 दिन के वो रोटी में आ गए। एक बार मल्लिका से मिलके ये हुआ असर कि बाबा रामदेव लंगोटी में आ गए कि बाबा। लेकिन रामदेव जी ने काम बहुत किया, योग के क्षेत्र में इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक। वो मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत है। ये चेतना केवल रामदेव जी लाए। वो एक 75 साल के दादाजी योग सीखने पहुंच गए, कपाल भात अनुलोम विलोम धका धक शुरू सिखा दिया। 90 साल तक जिए, मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग। देखा अप्सराएं डांस कर रही, क्लब चल रहे, शराब बट रही, दादाजी भौचक्के रह गए। थोड़ी देर तो ये ड्रामा देखते रहे, फिर माथे पर हाथ मार के बोले ये रामदेव ने मरवा दिया, वरना 15 साल पहले यहां आ जाता। ये चमत्कार तो है सर। लोगों में विरक्ति तो हो रही है, उन्हें पता है कि माया मोह में कुछ ना रखा, ऊपर ही चलो। ये भावना है। मैं गीत पढ़ता हूं, भाई साहब को सुनना है। देश और दुनिया में जो घटनाएं घटी, एक हल्का फुल्का आनंद का गीत है। मैं टेंशन वाला आदमी नहीं, आनंद का। जैसा जैसे भाई साहब कह रहे हैं मैं वैसे वैसे करता रहूं। वो हमारी सोनिया गांधी है, मैं उनका मनमोहन सिंह। ठीक बात। खैर मैं पढ़ता हूं। गीत उत्सव का है, आनंद का है। आप सब मेरे साथ कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। ऐसे मत सुनो जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। कि देखो, और ताजुब की बात है, एक भी आदमी उठ के नहीं गया यहाँ। लोग पढ़े जब से आयोजन हुआ है, एक आध लोग बीच में उठते हैं। उनके लिए मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना। जब तक पवार जी पढ़ के समापन न कर दें, मोमेंटो न बट जाए और आपको विधिवत आमंत्रित न किया जाए, तब तक कहीं न जाए। कि सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना, दामने दिल को कभी दागदार मत करना। दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को, तो ऐसे वक्त में उसका शिकार हो। कवि के बीच में आप न उठे, मेरा अनुरोध है सब साथ। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। हुआ फील गुड फेले अटल जी हो गए पानी पानी। हरिद्वार के घाट पे बैठे रोते हैं अडवाणी, इटली वाली पड़ गई भारी ओ जमाना बदला जाए। देखो पासवान के करम फूट गए, माया का भ्रम टूटा। लोकसभा चुनाव, पासवान के करम फूट गए, माया का भ्रम टूटा। उखड़ गया अब की बिहार में लालू जी का खूंटा, रबड़ी बना रही तरकारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। अभी भी जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं, मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए है भाई साहब। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी। पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए। देखो सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए। सब चाहते हैं, आपके पास यही है प्यार जो आप कवियों को दे सकते हैं। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। भाई वो कहाँ है अपने अग्रवाल जी जो थे? है कहीं ना? यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सब ठीक ठाक मामला है। लेकिन कई बार पशु मेले होते हैं राजस्थान में, तो लोग ऐसा करते हैं, प्रोग्राम के बाद संयोजक जी ससुराल चले जाते हैं। तब मैं अगली पंक्ति में कवि की हालत बताता हूँ कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं,
और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से कर दे हमें भिखारी, यो जमाना बदला जाए। देखो कुछ लोग बीच में उठ के जा रहे हैं, कहने के बाद बैठ गए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये सुनकर किसी की जाने की हिम्मत हो तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं कमिश्नर साहब। कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, आनंद की पंक्तियां हैं, उल्लास की पंक्तियां हैं। कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है? तो कई तो देख देख के वापस आ रहे हैं।